तो पूरे प्रदेश के अंदर सियासत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सियासत से इतर प्रदेश में एक बीमारी भी तेजी से बढ़ रही है। बच्चों, बुजुर्गों और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको शिकार बना रही है। उनको सही कहें तो बहरा बना रही है, क्योंकि इस बीमारी को हिंदी में गलसुआ कहते हैं, अंग्रेजी में मम्स कहते हैं और वैज्ञानिक भाषा में पैरामाइक्सोवायरल कहते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि यह बीमारी असल में हवा में थूक के कण या कहें कि छींक, नाक और गले से निकलने वाले संक्रमण एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से एक दूसरे व्यक्ति में फैलती है। छींकने या करीब से बातचीत से हवा में मौजूद संक्रमित बूंदें सांस के जरिए अंदर जाती हैं और संक्रमण का कारण बन जाती है। इस रोग से ग्रसित होने पर पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन हो जाती है और फिर यह दर्दनाक होती है। पैरोटिड ग्रंथियां दरअसल लार ग्रंथियां हैं जो आपके कान और जबड़ों के बीच स्थित है। इस दौरान गाल में सबसे ज्यादा सूजन होती है, जिसे पैरोटाइटिस के नाम से जाना जाता है। यह आपके चेहरे के एक या दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि बीमारी तेजी से क्यों फैल रही है। क्या वाकई में इससे हम बच सकते हैं? क्या हमारा चिकित्सा महकमा मुस्तैद है? और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस बीमारी ने सबको जद में लेना शुरू कर दिया है? हमें क्या क्या एहतियात बरतनी है, आज बात इसी मुद्दे में। दरअसल बीमारी पुरानी है, लेकिन नए अंदाज में आई है और इससे बचना बेहद जरूरी है। और फर्स्ट इंडिया हमेशा उस भूमिका को निभाता है जो समाज के हित में है, और इसलिए इस बीमारी से आपके घर के बच्चे बचें, बुजुर्ग बचें और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है वो सतर्क रहें। इसके लिए हमने बेहद खास पैनल स्टूडियो में बुलाया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनीश ग्रोवर जी, अतिरिक्त अधीक्षक हैं SMS के अंदर। डॉक्टर शालिनी राठौड़ जी हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण चोपड़ा जी हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी जुड़ गए हैं। शुरुआत करेंगे मोनीश जी आपके साथ। जरा ये बताइए कि भाई इस बीमारी ने अचानक से एक्सेलरेट क्यों किया? पहले तो 6 महीने, साल के अंदर मामले आते थे, अब हर दिन 2-2, 4-4 मामले आ रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए? नमस्कार विजेंद्र जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। पहले हम देखते थे कि जैसे मैं ENT में हूँ, प्रोफेसर SMS में, तो साल में 6 महीने में 1 या 2 मरीज आते थे। अभी हमारे पास हर महीने करीब 50 से 60 मरीज आ रहे हैं, तो संख्या बहुत बढ़ गई है। कारण इसके अगर हम देखें तो कई कारण सामने आते हैं। पहली चीज़ तो जैसा आपने ही बताया कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर इस कमरे में हम में से किसी भी एक इंसान को मम्स की बीमारी है, तो क्योंकि हमारे सांस लेने से या खांसने से, किसी चीज़ को छू लेने से, छींकने से जो वायरस बाहर निकलते हैं वो बहुत आसानी से दूसरे इंसान में प्रवेश करके इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो हवा में फैलता है, इसलिए बहुत तेज़ी से फैलता है। दूसरा, पहले भी कई देशों में देखा गया है कि बीच बीच में मम्स के आउटब्रेक होते रहते हैं, मतलब एकदम से एक ऐसी स्पाइक आएगी जिसमें कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की रेट बढ़ जाएगी। ये 2 कारणों से हो सकता है, या तो कि वायरस का स्ट्रेन एकदम से बदल गया जिससे उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है जी, और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, या हमारी इम्यूनिटी में कुछ कमी आ गई है। तो ये दोनों चीज़ें इसका कारण हो सकती हैं। सर, इम्यूनिटी तो नहीं मानते कि भाई पूरे प्रदेश में अचानक से कम हो जाए, तो क्या ये माने कि इसका स्ट्रेन चेंज हो गया? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखा जाए तो इसका जो इम्यूनिटी वाली बात आपने कही, तो एक टीका लगता है जिसको हम वैक्सीन कहते हैं, वो बचपन में लग जाना चाहिए। ज़्यादातर हम उसको लगाते हैं करीब 1 साल की उम्र में, और फिर दूसरा टीका करीब 4 साल की उम्र में। कई गाइडलाइंस हैं इस पर। हमारे जो सरकार का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें अभी ये सम्मिलित नहीं, तो एक तरह का ऑप्शनल वैक्सीन है जो अगर पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चे को लगवा सकते हैं। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि जो एक प्रॉपर चार्ट बनता है कि आपके किस महीने में बच्चे को कौन कौन सा टीका लगेगा, अगर सरकारी अस्पताल से वो टीके लग रहे हैं तो उसमें बीमारी कवर नहीं है, आप ये कह रहे हैं? अभी जो गवर्नमेंट का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का शेड्यूल है उसमें इसको मैंडेटरी नहीं किया। मतलब तो सर, देश में तो ज्यादातर सरकारी अस्पताल में टीके लगते हैं। वही कोशिश जारी है। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी जो है, मेरे ख्याल से काफ़ी बार ये सरकार को लिख चुके हैं कि ये करा जाए। तो मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द इसको मैंडेटरी भी किया जाए। महंगा वैक्सीन है क्या सर? महंगा नहीं है, ये सिर्फ एक हमारी पॉलिसी में आने की ज़रूरत है इसकी, ताकि ये सब बच्चों को लग सके और एक ज़िंदगी भर के लिए हम इसके लिए इम्यूनाइज हो सकें। ठीक है। डॉक्टर शालिनी राठौड़ जी, क्या गर्भवती महिलाएं इसकी ज़्यादा संक्रमण की शिकार हो सकती है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। नहीं विजेंद्र जी, ऐसा नहीं है। ठीक।
गर्भवती महिलाओं में इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं इम्यूनिटी वीक होने, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन में होता है वैसे ही गर्भवती महिलाओं के साथ भी होता है। और किसी बच्चे में ऐसी कोई कंजेनिटल एनोमली नहीं देखी गई है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी महिला को मम्स हो जाए या सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो बच्चे में कुछ कंजेनिटल एनोमली आएंगी। लेकिन हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि बच्चे को अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में डिलीवरी के टाइम पे अगर मदर को मम्स हुआ है तो डिलीवरी के बाद बच्चे को मम्स हो सकता है, उसको इन्फेक्शन, निमोनिया ऐसा कुछ हो सकता है उसको। लेकिन बच्चे में कुछ कंजेनिटल एनोमली नहीं आती है इसमें। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि इसमें है कि भाई खांसी होगी, छींक होगी, बुखार होगा, तो क्या ये सब कुछ बच्चे तक भी ट्रांसफर हो सकता है 8वें 9वें महीने में अगर महिला गर्भवती है? तो नहीं, महिला अगर गर्भवती है तो अगर डिलीवरी होती है उसकी तो ऐसा देखा गया कि बच्चे को निमोनिया हो सकता है या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जी, एन्केफेलाइटिस, ऐसा कुछ हो सकता है बच्चे को। लेकिन बहुत सीवियर प्रॉब्लम बच्चे में ऐसे कुछ देखी नहीं गई है। आप डेली हर दिन कम से कम 200 से 250 महिलाओं को देखती हैं। अभी फिलहाल क्या महिलाओं के अंदर भी मम्स के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं? नहीं, या भी बचे हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी हमारे पास तो ऐसे कोई महिला नहीं आई है। ऐसा कोई नहीं। ठीक है, डॉक्टर प्रवीण चोपड़ा जी हमारे साथ हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। प्रवीण चोपड़ा जी, सर बताइए जरा, बच्चों को भी संक्रमित करें, कुछ ऐसे केसेस आपके पास आए हैं क्या? और जो ये कहा जा रहा है कि मम्स की वजह से बहरापन हो सकता है, बच्चों में उसके चांसेस कितने? क्योंकि गांव बस्ती में कहते हैं कि भाई बच्चों के कान के फेफड़े कमजोर होते हैं। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। मतलब बेसिकली ये मूलतः बच्चों की ही बीमारी है। ये 2 से 12 साल तक के बच्चों को ये कवर करती है। ज़्यादातर जो ये बीमारी है ये मूलतः बच्चों में ही होती है, और उसका कारण होता है कि एक बच्चे में जो होती है, तो बच्चा जब क्लास में जाता है तो क्लास में जो भी पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी में जो कण होते हैं वो छींकता है, खांसता है, वो पूरी क्लास को संक्रमित करता है। तो इसलिए ये ज़्यादातर जब क्लास में एक बच्चे को हो तो, और या कॉलेज में किसी एक स्टूडेंट को हो, तो जब क्लोज चैम्बर में वो सब बैठते हैं तो वो संक्रमण इसलिए बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। डेली अभी मेरे पास डेली कम से कम 5 से 10 केस आ रहे हैं। तो और इसमें मेन जो कारण यही होता है कि अपने को जब भी बच्चे को अगर ये बीमारी हो तो उसको घर में आइसोलेट कर लेना चाहिए। इसको स्कूल या कॉलेज नहीं भेजें, उसको आप घर में ही रखें और अपने घर में भी दूसरे बच्चों से दूर रखें। तो इसमें आइसोलेशन जो है वो इस स्प्रेड को कम करेगा। आप ये कह रहे हैं आपके पास हर दिन 5 से 7 बच्चे आ रहे हैं जो मम्स के शिकार हैं। हाँ, तो कोई जिले का आंकड़ा है क्या सर, या संभाग का आंकड़ा है क्या कि हर दिन कितने बच्चे आ रहे हैं? हाँ जी, नहीं अभी पूरे भारत में ये मम्स, नहीं पूरे भारत में ये मम्स का अभी एपिडेमिक फैला हुआ है। बॉम्बे में से लेके दिल्ली हर जगह खूब केसेज आ रहे हैं। और उसका मेन कारण क्या है कि ये अभी अपने जो भी सर ने बताया कि अपने ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का उसमें इंक्लूड नहीं है, तो बच्चे अपने वैक्सीनेटेड नहीं है इस बीमारी के लिए। जब ये वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, अभी इसका आईएपी हमारे 3 डोज रिकमेंडेशन है, 9 मंथ पे लगता है, फिर 15 मंथ पे, फिर 4 to 5 ईयर्स पे। ये 3 डोज जिन बच्चों को लग गई है उनको ये कोई इस बीमारी से कोई खतरा नहीं है। ठीक है सर, दो सवाल हो। पहला सवाल ये कि क्या वाकई में हम इसको एपिडेमिक कहें? दूसरा सवाल ये कि बच्चों के अंदर मम्स होने के बाद सबसे खतरनाक जो अनुभव रहा है वो क्या रहा सर? बच्चे को किस तरीके की हानि हुई? हाँ जी, नहीं अभी हाँ जी, इसमें अभी मेन जो है ना, करीब 80 से 90% बच्चों में ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। इससे कोई ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है, बस एक सूजन पैरोटिड में आती है तो बच्चे के दोनों तरफ गाल में सूजन हो जाती है और 7 से 14 दिनों में ये समाप्त हो जाती है। पर कुछ बच्चों में, जैसे आपने कहा बहरापन वाला है, कुछ को एन्सेफेलाइटिस हो जाती है, किसी को ऑर्काइड होने से स्टेलाइज हो जाते हैं बच्चे और उनमें स्पर्म की संख्या कम हो जाती है, और कुछ में पैनक्रेटाइटिस होने से उल्टियाँ और इस तरह की हो जाती है, एन्सेफेलाइटिस होने से बच्चा बेहोश और ताड़े भी आ सकती है। पर ये परसेंटेज बहुत कम है, इसका कम से कम केवल 1 से 5% बच्चों में ही होता है। जी सर, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा है इसलिए मैं एक और सवाल बैक टू बैक आपसे ही कर रहा हूं कि बच्चे तो बता नहीं पाएंगे पहले 2, 4, 10 दिन में, तो माता पिता को कैसे पता चले कि बच्चे के अंदर मम्स हो गया? नहीं, इसका सर्वप्रथम बच्चे को शुरू में 1 से 2 दिन बुखार आएगा, बुखार के साथ सर दर्द होगा और हाथ पैरों में दर्द होगा, और सबसे पहला सिम्टम होगा बच्चा जब भी खाना खाएगा तो उसको दर्द महसूस होगा, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आनी शुरू हो जाती है।
तो जैसे ही आपको सूजन दिखे, ये कान और आपके एंगल ऑफ जॉ के बीच में सूजन आए, और बच्चा जब खाना खाते हुए उसको दर्द हो, वो ये बोलेगा मेरा कान में दर्द हो रहा है, उसको समझ में नहीं आता है, तो आप जो तुरंत आपके पास के डॉक्टरों के पास ले जाएं। वो देखते ही क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेस पे ही वो बता देंगे कि बच्चे को मम्स हुआ है। ठीक है डॉक्टर मोहनी जी, आपने कहा कि भाई 2 से 3 मामले सामने आ रहे हैं, हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं वो कह रहे हैं 5 से 7 आ रहे हैं, तो मैं राजस्थान में तो ओवरऑल कह सकता हूं कि 20 से 25 या इससे भी ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो कोई गाइडलाइन जारी की गई अभी तक? अगर इसको हम एपिडेमिक कह रहे हैं तो सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान ही चलाया गया क्या अभी तक कि भाई बच्चों को बचाइए इससे और इसको बचाने के ये तरीके हैं, या हो गया तो आप यहाँ ले आइए? पहले तो ये संख्या जो है ये अभी तक पूरे स्टैटिस्टिक्स हमारे स्टेट के नहीं, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर प्रवीण ने ही बताया कि पूरे भारत में अभी ये काफ़ी एक तरह से तेज़ी से फैल रही है बीमारी। क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती, पर जिनके साथ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है उनके लिए। सर लेकिन प्रदेश का तो अगर मैं गलत नहीं तो पूरा आंकड़ा तो बना हुआ है, पूरा सिस्टम भी बना हुआ है, सारे अस्पताल एक दूसरे से सिंक्रोनाइज भी है। भाई हमें कोरोना का भी तो आंकड़ा मिलता था ना प्रदेश का कि किस स्टेट के किस संभाग के अंदर कितने आए, कहाँ आए, तो हम इससे क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं? आई थिंक जैसे जैसे अभी हमारी इसके बारे में जागरूकता फैलेगी, जैसे कि आज ये आप प्रोग्राम भी कर रहे हैं, आई एम प्रिटी श्योर कि इसके बारे में धीरे धीरे अब गाइडलाइंस आनी चालू हो जाएंगी। और सबसे सिंपल तरीका इससे बचने का ये है कि आप मरीज़ को आइसोलेट कर लेना, क्योंकि ये फैलता सांस से ही, जो हम खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो अगर हम एक ग्रुप में नहीं जाएंगे ऐसे मरीज जिसको कि गले में कान के नीचे और जबड़ों के पीछे सूजन आ रही हो, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तो ये बीमारी अपने आप हम इसको कंट्रोल में ले सकते हैं। जी डॉक्टर शालिनी, आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी? क्योंकि बच्चों के अंदर अगर ये फैल रही है बीमारी तो परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, और आपको लग रहा है कि कोई केसेस आपके सामने ऐसे आए हो जहां बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया? हाँ, ऐसे केसेस जब अडल्ट होते हैं तब दिखाई पड़ते हैं कि बच्चे को उनको बचपन में मम्स हुआ था और ऑर्गेनाइटिस हुई, इसके बाद स्पर्म काउंट के नील हो गए। तो ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि हिस्ट्री पूछते हैं ना कि एक स्पर्म में क्यों हुआ उनको, स्पर्म काउंट 0 क्यों है, नील क्यों है, तो बताते हैं कि हाँ बचपन में उनको मम्स हुआ था। तो ऐसे केसेस हैं। मैम जरा इसको समझाइए, मम्स होने से भाई वो तो अपनी गाल की जो ग्रंथियां हैं उससे कनेक्ट है। वायरेमिया मतलब कि वायरस तो पूरी बॉडी में हर जगह जाता है ना, तो अटैक करता है पैंक्रियास पे भी, किडनी पे भी करता है, टेस्टिस से भी करता है, कई जगहों पे करता है, स्प्लीन पे भी करता है। लेकिन इसकी वजह से जो टेस्टिस का इन्फेक्शन होता है ऑर्काइटिस, उसके वजह स्पर्म काउंट के नील हो जाते हैं, बनने खत्म हो जाते हैं। नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसको समझे तो अगर कोई व्यक्ति एक बार बीमार होता है, 2 ऑप्शन है, अगर उसने वैक्सीनेशन करा रखा है तो बीमारी नहीं आएगी, दूसरा होता है कि वैक्सीनेशन नहीं करा रखा है तो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो उस बीमारी के खिलाफ हमारी जो बॉडी है वो तैयार करती है। तो क्या एक व्यक्ति को एक ही जिंदगी में 2 बार मम्स हो सकता है? ऐसा यूजली तो देखा नहीं गया है, लेकिन कई बार जैसे कि 90, 70 या 80 में लोग पैदा हुए थे, दोबारा वैक्सीनेशन नहीं होता तो उनका इम्यूनिटी लेवल बॉडी का कम हो जाता है, अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो हो सकता है उनको हो जाए। जी, वैसे तो ऐसा देखा नहीं गया, ऐसा नहीं होता। मोनी जी, क्या ये संभव है? ज़्यादातर ये है कि अगर मुझे एक बार मम्स का इन्फेक्शन हो जाए तो करीब करीब लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमें इस बीमारी के अगेंस्ट हो जाती है। तो एक तरह का एक बहुत, अगर कहें बहुत तेज़ टीकाकरण हो गया, अगर मेरा आज इन्फेक्शन हो जाता है तो वापस होने की गुंजाइश ना के बराबर है। तो सरकार कहीं यही तो नहीं सोच रही है कि भाई किसी ना किसी को कभी ना कभी तो हो ही जाता है, तो सब वैक्सीनेट है तो क्यों एक अभियान का हिस्सा बनाना? 40% तो सबको हो ही जाता है, सब क्लिनिकल ही होते हैं। आई थिंक जैसे कि अभी बताया डॉक्टर प्रवीण ने भी कि इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो कि हमारी पूरी नेशनल बॉडी है पीडियाट्रिक्स की, जो वैक्सीनेशन के लिए सबसे ज़्यादा पीडियाट्रिक्स के पास ही जाते हैं पेशेंट, उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है गवर्नमेंट को भी। तो आई एम श्योर बहुत जल्द ही इसके लिए टीकाकरण वापस चालू होगा हमारे कंट्री में, ताकि ये चीज़ें नहीं हो। और जितने कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हमने बात की, वैसे डिजीज़ कोई ऐसी रिस्की बीमारी नहीं है, पर इससे कॉम्प्लिकेशन पूरे शरीर में हो सकते हैं। जो वायरस फैलता है, दिमाग में इन्फेक्शन, कानों का सुनाई की नस खराब हो जाना, पैंक्रियाज, टेस्टिस, सब में इन्फेक्शन की वजह से कॉम्प्लिकेशन इसके रिस्की हो जाते हैं हमारे लिए। सर वो तो क्या होता है कि जब हम करोड़ में से 20 का आंकड़ा देखते हैं ना, तो 20 का आंकड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उन 20 लोगों से मिलेंगे ना, तब एहसास होगा कि वो बीमारी कितनी बड़ी उनके लिए थी। डॉक्टर प्रवीण चोपड़ा जी, सर एक बार ही तो टीका लगाना है, इसको फोर्सफुली रिकमेंडेशन क्यों नहीं किया जा रहा कि भाई बहुत जरूरी है? हम अपने भविष्य के बच्चों को बहरा नहीं देख सकते हैं, 0 स्पर्म काउंट के साथ उनको जिंदगी में आगे नहीं देख सकते हैं, और 50 बीमारियां उनको नहीं दे सकते हैं। एक टीका ही तो है सर। नहीं, ये आपका कहना सही है। अब तो क्या है, जितने भी हमारे पास मरीज आते हैं सबको हम रिकमेंड करते हैं
मैं भी नहीं, सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट में शामिल नहीं है ना। कभी क्या गवर्नमेंट को लिखा गया है, अभी क्या है वहाँ गवर्नमेंट, ये एक्चुअल में 3 टीके शामिल आते हैं, MMR, मीजल्स, मम्स और रुबेला। अभी गवर्नमेंट केवल मीजल्स और रुबेला ये MR वैक्सीन लगा रही है। उसके लिए गवर्नमेंट को लिखा गया है कि वो क्यों नहीं ये तीनों शामिल टीके लगाए जाएं। जी, तो MMR लगना शुरू हो जाएगा, तब ये सारी चीजें दूर हो जाएगी। अच्छा सर, प्राइवेट अगर कोई लगवाता है, खतरनाक बीमारी नहीं है, अस्पताल में जाकर कोई लगवाता है तो इसकी कॉस्ट क्या आती है? नहीं, इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, करीब 500-700 रुपए का एक वैक्सीन है जी, जिसको आपको केवल 3 टाइम्स लगाना है। ठीक है सर, मैं तो क्योंकि राजस्थान का हूं और मुझे राजस्थान के बच्चों की चिंता है, तो क्या राजस्थान में चिकित्सा विभाग एक एडवाइजरी जारी कर सकता है कि भाई आपके पास जो वैक्सीनेशन का प्लान सरकारी है उसमें आपको बाहर से मम्स का इंजेक्शन लगवाना, वैक्सीनेशन कराना मैंडेटरी है, जब तक वो करा के नहीं आएंगे हम अगले वैक्सीनेशन को नहीं करेंगे। ये तो किया जा सकता है सर। नहीं, हाँ, ये आपका कहना सही है कि सरकार अपने और अपन बाकी सब लोग भी, आपने जैसे ये मीडिया से भी किया है, तो थोड़ा लोगों में जब जागरूकता आएगी तो ये ऐसा कोई ज़्यादा महंगा वैक्सीन नहीं है, थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, उस कारण ये हो रहा है। ठीक है मोनी जी, क्योंकि हमारी सरकार संवेदनशील है और हमारे डॉक्टर्स उससे भी ज्यादा संवेदनशील है। हम ये कदम तो उठा सकते हैं सर, भाई हर दिन हम 50-60 बच्चों के अंदर इस बीमारी को देखें, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी इंटरनल एक सिस्टम बनाएं कि जब तक सरकार के वैक्सीनेशन का हिस्सा नहीं बनेगा, हमारा जो चार्ट है उसमें आप निजी तौर पर मम्स का वैक्सीनेशन नहीं लगा के आएंगे, हम उस चार्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये तो किया ही जा सकता है सर। मोनी जी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक एडवाइस है आप दे रहे हैं और आई एम श्योर गवर्नमेंट बहुत जल्दी इसके लिए जागरूक होकर कोई पॉलिसी बनाएगी। जहाँ तक हमारे इंडिविजुअल लेवल की बात है, ऐसे प्रोग्राम से प्रवीण ने जैसा कहा कि हर तरह से हर किसी को एजुकेट करने की ज़रूरत है ताकि हम खुद इसके लिए जागरूक हों और ये रियलाइज़ करें कि ये सिर्फ कोई छोटी सी बीमारी नहीं है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि कॉम्प्लिकेशन जब होगा तो उसको झेलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा जी। तो इसलिए खुद जागरूक होकर जब तक सरकार ना कदम ले, सरकार जल्द ही कोई ना कदम लेगी, पर जब तक ना ले हम खुद अपने लेवल पे तो अपने आप को बचा के रखें। ठीक है डॉक्टर शालिनी राठौड़ जी, क्योंकि मेरे साथ जो दर्शक जुड़े हैं शायद वो नहीं जानते होंगे कि कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एक आपकी बड़ी भूमिका थी। मेरा सवाल यह है कि मैम, राजस्थान के पास डाटा तो होगा, चिकित्सा विभाग के पास डाटा होगा कि भाई कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे नहीं हैं, वो अलग अलग माध्यम से रजिस्टर भी होंगे, तो क्या बहुत बड़ा खर्चा आएगा कि हम राजस्थान अपने लेवल पर एक अभियान चला दे कि भाई हम आंगनबाड़ी केंद्रों पर सभी को मम्स का इंजेक्शन लगाएंगे, या निजी अस्पतालों के साथ कोलैबोरेशन कर ले कि भाई इतने पैसे हम देंगे, आप उनको इंजेक्शन लगाइए? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जब कोविड के टाइम पे इतना बड़ा ग्रैंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल चुका है तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। और मीजल्स और मम्स के साथ में, मीजल्स और रुबेला के साथ में, MR वैक्सीन के साथ में मम्स भी ऐड हो जाए तो इसमें ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आएगी, क्योंकि वो वैसे भी लग रहा है हर बच्चे को, मम्स 9 मंथ टू 1 ईयर की एज में और फिर सेकंड 15 मंथ की एज में, तो इसको साथ में ऐड कर दें तो अच्छा ही रहेगा। और ये इसलिए भी अच्छा रहेगा कि एक बच्चा जब आएगा तो वो भी परेशान, और डॉक्टर्स की मेडिसिन के जरिए जो उसको सही किया जाएगा वो खर्चा भी 500 से ज्यादा ही आएगा। तो भाई बीमारी के बाद उसका इलाज करने से अच्छा है कि उसको वैक्सीनेशन दे दें। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण जी आपका भी शुक्रिया, मोनी जी आपका भी शुक्रिया। हमने प्रोग्राम इसलिए किया ताकि आप अपने बच्चों को लेकर गंभीर हों और उस गंभीरता को दिखाइए। 2 हम आपको सुझाव दे रहे हैं, प्लीज इनको मानिएगा। पहला तो ये कि अगर आपके बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगा है तो सरकार के भरोसे फिलहाल मत रहिए, क्योंकि उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। अपने बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए 500 रुपए के आसपास का टीका है, आप लगवा लीजिए। दूसरा ये कि बच्चों को अगर परेशानी हो रही है तो उसको गंभीरता से लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हाँ ठीक है, बच्चा ही तो है, चिड़चिड़ाई तो हो रहा है, बुखार ही तो हुआ है, पैरासीटामोल दे देते हैं, थोड़ा गले में दर्द ही तो है, क्या हो गया, सही हो जाएगा, हो सकता है 4 गुब्बारे फुला लिए हों। नहीं, बच्चे को बहुत गंभीर समस्या हो सकती है, उसको गंभीरता से लीजिए। नमस्कार।